नमस्कार विद्यार्थियों। और आज हम कक्षा 9 की क्षितिज नामक पाठ्य पुस्तक की एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी की ये रचना है कैदी और कोकिला। और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश रचनाएं उन्होंने एक भारतीय आत्मा के नाम से लिखी हैं। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और समर्पण, वेणु लो गूंजे धरा। तो इस प्रकार की ये इनकी कुछ काव्य कृतियां हैं, ठीक है ना। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने ये कविता लिखी है। तो इस कविता के बारे में समझते हैं, कैदी और कोकिला क्या है। तो इसमें क्या है कि कैदी कौन है? कैदी है माखनलाल चतुर्वेदी। वो कवि हैं और वो स्वतंत्रता सेनानी हैं। स्वतंत्रता के आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें कैद कर लिया है और वह कैद में बंद हैं, जेल में बंद हैं। और वहाँ पर एक कोकिला आती है, अर्थात कोयल आती है। वहाँ और कोई वहाँ पर नहीं है, दूसरा प्राणी वहाँ आसपास कोई नहीं दिखाई दे रहा है, केवल एक कोयल वहाँ दिखाई दे रही है। उनके पास में वो आती है। तो वो जो कैदी है अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी है और कोकिला अर्थात कोयल है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार की बातचीत होती है वो इस कविता में कवि ने बताया है। तो इस कविता में क्या बताया गया? एक तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अन्यायपूर्ण शासन तंत्र पर प्रखर व्यंग किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो अंग्रेजों का उपनिवेशवाद था, उपनिवेशवाद, इस उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद का तात्पर्य है कि कोई ऐसा स्थान बना लेना जहां अपना सामान बेचा जा सके, कोई ऐसा बाजार या मार्केट बना लेना जहां पर किसी देश के द्वारा कोई माल बना करके वहां उसको बेचा जाए, ठीक है ना। उसको खरीदने वाले कुछ लोग हों तो वो क्या कहलाएंगे? उपनिवेश कहलाएंगे। तो जिस प्रकार अंग्रेजों ने, इंग्लैंड ने क्या किया था कि वहाँ पर बहुत से लोगों को गुलाम बना लिया था, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से गुलाम बना लिया था, ठीक है ना। वो इंग्लैंड क्या करते थे, अंग्रेज क्या करते थे कि भारत में से वो रॉ मटेरियल, कच्चा माल वो ले जाते थे अपने देश में और कुछ प्रोडक्ट बनाते थे, उत्पाद बनाते थे और फिर उसको वापस भारत में लाकर बेच देते थे। तो इस प्रकार से जो भी माल था वो किसका था? भारत का था। और उसको बेचा कहाँ जा रहा था? भारत में। लेकिन उसका पैसा, उसकी जो भी उसके द्वारा जो कमाई हो रही थी वो कमाई कहाँ जा रही थी? इंग्लैंड में जा रही थी। तो इस प्रकार इंग्लैंड ने बहुत सारे उपनिवेश बना लिए थे, या कह सकते कॉलोनी बना ली थी, ठीक है ना। तो जो भी उसके क्षेत्र में आए, एकाधिकार में आए, तो वो सब क्या बन गए? वो बन गए उपनिवेश, ठीक है ना। तो भारत भी कुछ समय के लिए इंग्लैंड का उपनिवेश था। तो वहाँ पर क्या किया कि उपनिवेशों में उन्होंने व्यापार तो किया ही किया, व्यापारिक दृष्टि से तो दमन कर दिया भारत का, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से भी किया था। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद जो था उसका जो अन्यायपूर्ण शासन तंत्र था, ठीक है ना, अंग्रेज क्या करते थे? भारतीयों का दमन करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आवाज उठाए, हमारे खिलाफ कोई आवाज उठे, ऐसा वो नहीं चाहते थे। तो वो क्या करते थे? उपनिवेश, अंग्रेजों का जो शासन था वो बिल्कुल कड़ा शासन था, ठीक है। उस पर यहाँ व्यंग्य किया गया है। और जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। किस प्रकार कि ऐसे ऐसे कानून बना दिए गए कि जो भी भारतीय जो लोग थे
उनको आवाज़ उठाने का मौका ही नहीं मिलता था। बिना केस चलाए हुए उनको भारतीयों को, भारत के सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे, उनको बिना केस के ही जेल में डाल दिया जाता था। बहुत से ऐसे केस बने, जैसे रॉलेट एक्ट पास किया गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील ही किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है, और वो अनिश्चित समय के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी भारतीय वो जब अंग्रेजों के शासन के खिलाफ आवाज़ उठाता था तो उसे हमेशा के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो उसको आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलता था। तो वहाँ पर जेलों में उनके साथ कैसा व्यवहार होता था? अमानवीय अत्याचार उन पर होते थे, यानी मनुष्यों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था, बल्कि ऐसा व्यवहार किया जाता था कि वो जेल में जो बंद हैं, जो भारतीय हैं, वो जानवर हैं, ठीक है ना। तो अमानवीय अत्याचार किए जाते थे, उनको यातनाएं दी जाती थी अनेक अलग अलग प्रकार की। तो इस प्रकार से उनका जीवन बिल्कुल नरक के समान हो गया था भारतीयों का। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो कविता है वो एक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत करती है कि किस प्रकार वहाँ पर परेशानी का सामना किया भारतीयों ने। समझिए, तो यहाँ पर जो कवि है वो बातचीत कर रहा है, क्योंकि वो अकेला है, परेशान है, व्यथा है, उसको व्यथित हो गया है वो। तो वो उस कोयल से बातचीत कर रहा है और कह रहा है, कोयल वहाँ पर आई है, तो वो कवि क्या कह रहे हैं सुनिए, कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो वो कोकिल यानी कोयल से कहना चाहता है कि तुम क्यों गा रही हो, क्योंकि कोयल तो मधुर स्वर में गाती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तुम कुछ बोलना चाह रही हो शायद, ठीक है ना। तो और गाती गाती रह भी क्यों जाती हो, तुम कोई संदेश देना चाहती हो शायद, कुछ कहना चाहती हो शायद, और लेकिन कहते कहते तुम रुक भी जाती हो। क्या तुम्हारे मन में कोई पीड़ा है, कोई दुख है, ठीक है ना। किस प्रकार का दुख है कि सभी जो भी आवाज़ उठा रहा है सबको अंग्रेज पकड़ रहे हैं, सबको अंग्रेज जेल में डाल रहे हैं। तो क्या इस बात की पीड़ा है तुम्हारे मन में? तो हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, मधुर स्वर में क्या गा रही हो, और गाती गाती रुक भी क्यों जाती हो बीच में? हे कोयल, बताओ कि तुम किसका संदेश देना चाहती हो, ठीक है ना। कि यहाँ पर किस, और भारत में अब किसी ने कोई आवाज़ उठाई है क्या अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है ना। तो कौन से महापुरुष का संदेश तुम यहाँ बताना चाहती हो, फैलाना चाहती हो, ठीक है ना। तो हे कोयल, तुम इस प्रकार मधुर स्वर में क्यों गा रही हो और गाते गाते रुक भी क्यों जाती हो? शायद तुम किसी महापुरुष का संदेश फैलाना चाहती हो, तो निसंकोच होकर हमें बताओ, हे कोयल। और क्या कहा है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। तो कवि अपनी दिनचर्या का वर्णन कर रहा है, अपनी दशा का वर्णन कर रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है कि हम कहाँ पर रह रहे हैं? हम रह रहे हैं ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ठीक है। हम जो ये जेल में बंद हमको कर दिया गया है अंग्रेजों ने, इस प्रकार का अत्याचार हमको किया जा रहा है। कैसा अत्याचार है कि बड़ी बड़ी दीवारें हैं, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि दम घुटने लग गया है, प्रकाश की एक किरण भी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। तो हम कहाँ हैं? ऊंची काली दीवारों के घेरे में हमको रहना पड़ रहा है। डाकू चोरों बटमारों का डेरा है। ये जो डेरा है, डेरा मतलब निवास स्थान है। किसका निवास स्थान है? यहाँ पर डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं और बटमार रहते हैं। बट का मतलब है रास्ता, रास्ते में जो लोगों को लूटने वाले हैं, ठीक है ना। रास्ते में मार्ग में आने जाने वाले लोगों को लूटने वाला जो होता है वो बटमार होता है, ठीक है ना। तो ये जो जेल है, यहाँ पर किसको बंद करके रखा जाता है? यहाँ पर डाकुओं को,
चोरों को और बटमारों को, यानी मार्ग में आने जाने वाले राहगीरों को जो लूटने वाले हैं, उन लोगों को यहाँ पर बंद करके रखा जाता है। ये जो जेल है उनका निवास स्थान है, और इन लोगों के साथ में, डाकुओं, चोरों और बटमारों के साथ में हमको रहना पड़ रहा है। ठीक है ना, ये बुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, दुष्प्रवृत्ति वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको वहीं उनके साथ में रहना पड़ रहा है। और क्या कहा है कि जीने को नहीं देते पेट भर खाना, और कवि क्या कह रहे हैं कि हमें पेट भर खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है ना, काम तो बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, लेकिन उसके अनुपात में हमें पूरा खाना या पूरा भोजन या पूरा पोषण हमें नहीं दिया जा रहा है। ठीक है ना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और इनका जो शासन है, इनका जो व्यवहार है, इनका जो बुरा आचरण है हमारे प्रति, इसके लिए यहाँ रहने के बजाय हमारा यहाँ मर जाना ही अच्छा है। ठीक है ना, मर भी जाए तो भी कोई दुख नहीं होगा हमें, लेकिन ये हमें मरने भी नहीं देते, केवल हमें तड़पते रहना पड़ता है। तड़पा तड़पा कर हमें मार रहे हैं वो। इस प्रकार का अमानवीय या पशुओं के समान हमसे आचरण कर रहे हैं। ठीक है ना, भेड़ बकरियों की तरह हमें भर दिया है यहाँ पर लाकर। ठीक है ना, हमारी कोई सुध नहीं ली दे आ रही है कि हम भी एक मनुष्य हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कहा है कि हमें ये पेट भर खाना नहीं देते हैं, और हमारा जिससे पूरा पोषण नहीं होता है, मजदूरी हमसे बहुत करवाई जाती है, और हमें इससे अच्छा तो मरना भी अच्छा है, लेकिन हमें मरने भी ये नहीं देते हैं, केवल तड़पाते रहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। तो कवि क्या कह रहे हैं, ये जो जीवन है, अब इस जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा हुआ है। हम पे वो नजर रख रहे हैं कि ये कोई चाल तो नहीं चल रहा है। जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर रखा है, तो वो हमारी हर एक मूवमेंट पर, हर क्रिया प्रतिक्रिया पर वो अंग्रेज जो अफसर हैं वो हम पर नज़र रख रहे हैं कि ये कहीं जेल के अंदर से तो विद्रोह ना कर दे ये कहीं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारे जीवन पर अब दिन रात पहरा लगा हुआ है। ठीक है, आनंद पूर्वक हमारा जीवन नहीं बीत रहा है, और ये जो अंग्रेजों का शासन है ये कैसा है, तम का प्रभाव गहरा है। तम मतलब अंधकार का शासन है, अंधेरा है। ठीक है ना, यहाँ पर इस राज्य में अंग्रेजों के शासन में अंधकार फैला हुआ है। अंधकार मतलब हम भविष्य के प्रति अंधकार, कोई उम्मीद की किरण, कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आ रही है कि भविष्य में क्या होगा, कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जो भी आवाज उठाता है अंग्रेजों के प्रति, उनको वो यहाँ डाल रहे हैं। तो हमारा भविष्य क्या होगा, कभी भारत स्वतंत्र भी होगा या नहीं, ये सोच रहे हैं सभी, सब व्यथित हैं, परेशान हैं। तो कह रहे हैं कवि माखनलाल चतुर्वेदी, क्या कह रहे हैं कि हमारे जीवन पर अब कड़ा पहरा लगा हुआ है, और ये जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजों का ये जो शासन है, वो अंधकार का यहाँ पर शासन कहा जा सकता है। अंग्रेजों के शासन की तुलना अंधकार से की गई है। क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है, कोई आनंद या सुख की किरण नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और क्या कहा है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब ये जो हिमकर है, हिमकर का मतलब है चंद्रमा। चंद्रमा भी अब ये काली रात है, और ये काली रात में अब जो चंद्रमा भी बिल्कुल छिप गया है, चंद्रमा भी आज दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, हो सकता है अमावस की रात हो। तो ये जो हिमकर है, ये जो चंद्रमा है, ये भी निराश कर चला है, रात भी काली। और चंद्रमा के छुप जाने के कारण, चंद्रमा के नहीं दिखाई देने के कारण ये रात और भी काली या डरावनी
या भय प्रदान करने वाली हमें लग रही है, ठीक है ना। किसी प्रकार से कहीं से भी प्रकाश की किरण, उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली, और तुम भी क्या हो, कालिमा मई हो, काले रंग से युक्त हो, पूरी काले रंग की हो तुम। हे कोयल, तुम क्या हो, कालिमा मई हो, और इस समय क्यों जग रही हो, ठीक है ना। चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है। अंधकार का मतलब हमारी जो उम्मीद है, ठीक है ना, वो सब क्या है, अस्त हो चुकी है, उम्मीद की किरण समाप्त हो चुकी है। और अब इस अंधेरी रात में चंद्रमा ने भी हार मान ली है, वो भी प्रकाश नहीं दे पा रहा है, और ये रात बिल्कुल काली हो चुकी है। और हे काले रंग की कोयल, तुम इस समय क्यों जगी हुई हो और जाग रही हो, और हमको भी क्यों जगा रही हो, मधुर स्वर में क्यों गा रही हो अभी, ठीक है ना, क्योंकि कोयल तो मधुर स्वर में गाती है। तो तुम इस समय क्यों गा रही हो, ये मुझे बताओ। हे आली, आली का मतलब है सखी। हे सखी, हे सहेली, तुम इस समय, रात्रि के समय क्यों मधुर स्वर में बोल रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो, स्पष्ट रूप में कहो, ठीक है ना। तो आली का तात्पर्य क्या है, सखी। आली का मतलब होता है सखी, लेकिन यहां किसको कहा गया है, सखी। इस कविता में किसको कहा गया है, इसको कहा गया, कोयल को कहा गया है। तो किसकी ओर संकेत किया गया है, कोयल की ओर संकेत किया गया है। फिर क्या कहा है कि क्यों हुक पड़ी, हुक का मतलब है दर्द, दुख, पीड़ा, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हारे मन में क्या है, हुक उठ रही है, पीड़ा उठ रही है, ठीक है। पीड़ा कैसी है, क्योंकि तुम भी इस माहौल को जानती हो, क्योंकि सब लोग परेशान हैं, सब लोग, बड़े जो नेता थे, बड़े जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सबको यहाँ जेल में डाला जा रहा है, ठीक है ना। उनसे किस प्रकार से जो सम्माननीय जो लोग थे, उनके साथ में किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय अत्याचार उन पर किए जा रहे हैं, तो तुम जानती हो। तो इसलिए तो तुम्हारे अंदर क्यों हुक पड़ी है, हुक का मतलब दर्द भरा जो स्वर है तुम्हारे अंदर, पीड़ा हो रही है शायद तुम्हारे अंदर, वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारे हृदय में एक प्रकार की व्यथा है, पीड़ा है, और वो बोझ वाली पीड़ा है शायद, ठीक है ना। कि तुम्हारे हृदय में एक बोझ के समान, एक बोझ वाली एक पीड़ा तुम्हारे हृदय में समाई हुई है। कोयल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या कोई लुट गया है, बताओ तो सही, क्या परेशानी हो गई है, तुम स्पष्ट रूप में कहो कि क्या लुट गया है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, और तुम क्या हो, मृदुल वैभव की रखवाली करने वाली हो। मृदुल का मतलब मधुर, मधुर, और वैभव का मतलब सौंदर्य, मधुर सौंदर्य। मृदुल वैभव का मतलब हो गया मधुर, और वैभव का मतलब है सौंदर्य, ठीक है ना। तो तुम क्या हो, मधुर सौंदर्य की रखवाली करने वाली हो, यानी जहां तुम होती हो वहां क्या होती है, मधुरता होती है, सौंदर्य होता है, सुंदरता होती है, आनंद होता है, वहां चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बना देती हो, ठीक है ना। तो कवि ने कोयल को अर्थात कोकिल को मृदुल वैभव की रखवाली सी कहा है। क्यों कहा है, मान लीजिए हमको इसका भाव स्पष्ट करना हो, कि आशय स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए कि मृदुल वैभव की रखवाली सी, तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जो कोयल है वो मधुरता प्रदान करने वाली है, सुंदरता प्रदान करने वाली है, और चारों तरफ खुशनुमा माहौल बना देने वाली है, और वह वसंत ऋतु में मधुर स्वर में कूजन करती है, बोलती है, ठीक है ना। तो चारों तरफ एक मधुरम या मनोहर वातावरण ये बना देती है, उत्पन्न कर देती है।
तो इसलिए मधुरता उत्पन्न करने के कारण या मधुर सौंदर्य उत्पन्न करने के कारण कोयल को मृदुल वैभव की रखवाली कहा गया है। ठीक है ना। तो इस प्रकार तुम मधुर वैभव की रखवाली करने वाली हो, लेकिन तुम इस प्रकार आज यानी वर्तमान समय में या इस रात को तुम पीड़ा भरे स्वर में क्यों बोल रही हो, ये मुझे बताओ। क्या हुई बावली, हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो। बावली का तात्पर्य है पागल हो गई हो। अर्धरात्रि को चीखी कि हे कोयल तुम जो ये तुम्हारे स्वर में मुझे एक पीड़ा लग रही है, कोई दर्द लग रहा है। ठीक है ना। तो इस दर्द भरे स्वर में तुम पुकार क्यों कर रही हो, ये बताओ। क्या तुम्हारे मन में कोई आशंका है, कोई डर है, किसी प्रकार का भय है। तो हे कोयल आधी रात को तुम इस प्रकार से चीख रही हो या दर्द भरे स्वर में पुकार कर रही हो कि कोयल मुझे बताओ क्या तुम्हें किसी दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तुम इस प्रकार से क्या कर रही हो, दुखी स्वर में बोल रही हो, दुखी स्वर में कूजन कर रही हो। तो मुझे बताओ कि किस दावानल की, दाव प्लस अनल, दाव मतलब जंगल, दाव का अर्थ है जंगल और अनल का मतलब है अग्नि, आग। कौन सी आग, जंगल की आग। दावानल का क्या तात्पर्य है, जंगल की अग्नि। ठीक है ना। तो जंगल में अग्नि किस प्रकार होती है, यहां पर भयावहता बताई गई है कि जिस प्रकार जंगल में कोई जब आग लग जाती है, क्योंकि जंगल में बहुत सारी लकड़ियां होती है, पेड़ होते हैं, तो वो अग्नि क्या होती है आगे से आगे बढ़ती जाती है और एक बार लग गई तो वो कई महीनों तक बुझती नहीं है। ठीक है ना। जैसे कई जंगलों में हम देखते हैं, अमेजन के जंगलों में इस प्रकार से। तो वहां पर क्या होता है कि जंगल की जो आग होती है वो एक बड़ा स्तर होता है उसका। ठीक है ना। और वो भयावह होती है, बहुत सारा नुकसान वो कर देती है, बहुत सारे पेड़ों को, बहुत सारे जीवों को वो नष्ट कर देती है जंगल की आग। ठीक है ना। तो किस दावानल की ज्वालाएं तुम्हें दिखाई दे रही है, ये मुझे बताओ। ठीक है ना। तो ये जो जंगल की आग है इसकी जो लपटें उठती हुई शायद तुमको दिख रही है। हे कोयल तुम्हें जंगल की आग की जो ये लपटें उठ रही है शायद वो दिखाई दे रही है, अर्थात कि कोई अनिष्ट की आशंका तुम्हें लग रही है, कि कोई कुछ बुरा होने वाला है ऐसा तुम्हें लग रहा है। ठीक है ना। तो जंगल की आग से तात्पर्य कैसा है कि शायद और भी बुरा समय आने वाला है। ठीक है ना। तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, इसका क्या तात्पर्य हो जाएगा कि तुम्हें कौन से जंगल की आग की ज्वालाएं या लपटें दिखाई दे रही है, अर्थात तुम्हें और कौन से अनिष्ट की आशंकाएं नजर आ रही है। तुम्हें ऐसा कौन सा बुरा जो होने वाला है भविष्य में वो तुम्हें दिखाई दे रहा है, वो मुझे बताओ। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि कवि जो है वो जेल में बंद है और अपनी दशा के बारे में वो बताना चाह रहा है। एक बार फिर से हम इसको समझेंगे कि कोयल ये मधुर स्वर में तुम गा रही हो और गाते गाते बीच में रह भी जाती हो। कोयल मुझे बताओ कि ये तुम किसका संदेश, किस महापुरुष का संदेश हमें बताना चाहती हो। और कवि अपने दशा का वर्णन करते हुए कह रहा है कि हमें यहाँ पर जेल में बड़ी बड़ी काली दीवारों के घेरे में हमको रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है। और ये जो जेल है यह डाकू, चोरों और बटमारों का निवास स्थान है। इन्हीं दुष्प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ हमें रहना पड़ता है और यहाँ हमें ठीक प्रकार से भोजन नहीं दिया जाता है और हमें इससे अच्छा तो मरना ही है, लेकिन फिर भी हमें मरने भी नहीं दिया जाता है और हमें केवल तड़पते रहना पड़ता है। और हमारे जीवन पर, हमारी हर एक क्रिया प्रतिक्रिया पर अब बिल्कुल कड़ा पहरा लगा हुआ है। और ये जो अंग्रेजों का शासन है, ब्रिटिश शासन है, यह अंधकार का शासन कहा जा सकता है। अर्थात इसमें हमें अपने भविष्य के लिए उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। और क्या कहा है
कि अब ये जो काली रात है इसमें हिमकर भी निराश हमको कर चुका है, यानी चंद्रमा का प्रकाश भी समाप्त हो चुका है और ये रात और भी ज़्यादा भयावह लग रही है और भी ज़्यादा हमको डरा रही है। और इस डरावनी रात में हे काले रंग की कोयल तुम क्यों जगी हुई हो, हे सखी, हे कोयल तुम खुद भी जग रही हो और हमें फिर से जगाना चाहती हो, क्या हमें सचेत करना चाहती हो, विद्रोह करने के लिए हमें वापस से तैयार करना चाहती हो। और इस प्रकार उसके बाद में कवि कहते हैं कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारे हृदय में शायद कोई पीड़ा है, कोई दुख है, दुख भरा, क्योंकि तुम दुख भरे स्वर में बोल रही हो। और तुम्हारा क्या लुट गया है, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभव की अर्थात मधुरता और सौंदर्य का जन्म देने वाली हो और मधुरता और सौंदर्य की रखवाली करने वाली भी तुम हो, फिर भी तुम इतने दयनीय स्वर में क्यों पुकार कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो जो इस आधी रात को भी तुम बड़े दयनीय स्वर में पुकार कर रही हो, रो रही हो? और हे कोयल बताओ कि क्या तुम्हें किसी जंगल की आग की लपटें दिखाई दे रही है या तुम्हें कोई अनिष्ट की संभावनाएं लग रही है कि अंग्रेजों के द्वारा कोई इससे भी बुरा जो परिणाम है, बुरे जो हरकत है, बुरा जो अत्याचार है वो किया जाने वाला है? कि क्या तुम हमें अंग्रेजों के बारे में बताना चाहती हो या फिर हमें अंग्रेजों के प्रति एक सशक्त विद्रोह करने के लिए हमें प्रेरित कर रही हो? हे कोयल हमें स्पष्ट रूप से बताओ। धन्यवाद।